everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा है लेक्चर नंबर 8 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम कर रहे हैं काशी सीरीज और आज हम करने लगे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टडी कर लिया था, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक स्टोरी की हेल्प से याद किया था। आज हम करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हम स्टडी करेंगे भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है और आपसे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फर्दर हम करेंगे बैटरी के बारे में भी, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, उनके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी ले लेंगे, ठीक है, ड्राई सेल एग्जाम्पल लेंगे। तो हम ये सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, उनको इन डिटेल स्टडी करेंगे और देन हम जो है हमारे लास्ट टॉपिक फ्यूल सेल पे चलेंगे। साथ ही साथ हम कोरोजन के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो ये हमारा बेसिकली लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, तो इसको ध्यान से आपने करना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो लास्ट लेक्चर है इसमें सारा थोड़ा थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा आएगा। अभी तक हम देख रहे थे भी कई टॉपिक ऐसे थे जिसमें न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहे थे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरी से ज़्यादा डील करने वाले हैं। तो आप नोट्स को अपने प्रॉपर्ली बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इलेक्ट्रोलाइसिस की। और मैंने आपको बताया था अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैं केस लेती हूँ, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने वाली हूँ, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप सबको याद होगा तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। These are inert electrodes। ये कौन से इलेक्ट्रोड्स है? हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो यहाँ पे हमारा लेने वाली हूँ इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ही लेते हैं ना, जिसके अंदर ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली ये डिप होते हैं। तो जो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेने वाली हूँ वो मैं लेने वाली हूँ NaCl। क्या लेने वाली हूँ? NaCl लेने वाली हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी चीज़ को। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर एनायन क्या होगा और कटायन क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन राइज करता है। मैं पूछती हूँ यहाँ पर कटायन कौन से होंगे, यहाँ पर कटायन कौन से होंगे, तो कुछ सोच के बताओ। एक तो Na पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा? H पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेसिकली ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है। NaCl को हम एक एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी आएगा। तो H पॉजिटिव इज अ कटायन, हमने उसको यहाँ पर मेंशन किया। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछती हूँ एनायन कौन सा होगा? एनायन क्या होगा यहाँ पर? तो एनायन देखो, एक तो हमारा Cl नेगेटिव होगा NaCl का, दूसरा हमारा एक्वस की वजह से OH नेगेटिव भी होगा। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी स्टूडेंट्स, इसके अंदर रिडक्शन किसकी होगी, इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसकी होगी? सबसे पहली चीज जो कि आपको आनी भी चाहिए, जो आपको पता भी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने याद किया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली आप इसका जवाब बहुत ईजिली दे सकते हो। मैम जो H पॉजिटिव है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव, क्योंकि जो हमने सीरीज देखी थी अगर आपको याद होगा तो इसी लाइन में शायद Na था और यहाँ ऊपर H था। मतलब अगर मैं देखूँ तो Na बहुत ऊपर आ जाता है और H नीचे आ जाता है। और मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव से जितने भी ऊपर वाले होते हैं उनका नेगेटिव में आंसर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। और H पॉजिटिव का कितना होता है? 0.00। यानी कि क्या हुआ, नेगेटिव ज़्यादा होगा या जीरो ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जीरो ज़्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू तो बहुत कम हो गई ना। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वो रिडक्शन शो करेगा। यहाँ पर हमारी H पॉजिटिव की जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव ज़्यादा है, तो कौन रिडक्शन करेगा? यहाँ पर H पॉजिटिव रिडक्शन करेगा। सेकेंड चीज़, अब ऑक्सीडेशन की बात होती है तो मैंने आपको बताया था अगर स्टूडेंट्स आपको कोई हेलोजन ग्रुप मिल जाता है तो हेलोजन ग्रुप ऑक्सीडेशन करेगा। अगर हेलोजन नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं? OH नेगेटिव को प्रेफर करते हैं। प्रीवियस केस में अगर आप सबको याद होगा तो SO4 2 नेगेटिव था और OH नेगेटिव था, तो वहाँ पर SO4 2 नेगेटिव इज नॉट अ हेलोजन, वो हेलोजन कैटेगरी में नहीं आता।
यहाँ पर आपको दिख रहा है भी Cl नेगेटिव क्या है, एक हेलोजन है, ठीक है। तो हम प्रेफरेंस पहले हेलोजन को देंगे और फिर OH नेगेटिव को देंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कौन करने वाला है, Cl नेगेटिव करने वाला है। कैथोड पर हम देखते हैं भी रिडक्शन कहाँ पर, जहाँ पर भी रिडक्शन होती है वो हमारा क्या बन जाता है, कैथोड बन जाता है। जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो हमारा क्या बन जाता है, वो एनोड बन जाता है। तो कैटायन की क्या होने वाली है, रिडक्शन, और एनायन की क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन। तो इनकी रिएक्शंस लिखते हैं। मैं यहाँ लिखने वाली हूँ एनोडिक रिएक्शन, यहाँ हम सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे जो क्या होनी है, एनोड पे क्या होनी है, मतलब ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, तो इन एनायन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो Cl नेगेटिव आपको खुद को पता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। -1 से Cl किस में टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्लियर है, इतना तो आपको पता होगा ना। प्लस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको बैलेंस करूँगी, तो इसके आगे क्योंकि यहाँ Cl2 है तो 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने इसे बैलेंस भी कर दिया, सिंपल सी बैलेंसिंग थी। अब देखो मैं लिखूँ यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, कैथोडिक रिएक्शन, तो कैथोडिक रिएक्शन के अंदर देखो, कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी भी, यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन होनी है। तो किसकी अब रिडक्शन करेंगे, H पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव की नहीं करेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, तो रिडक्शन वही शो करेगा। H पॉजिटिव क्या करने वाला है, रिडक्शन शो करने वाला है, ये रिड्यूस होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। मैंने इसको थोड़ा सा गैप में लिखती हूँ क्योंकि बैलेंस भी करना होता है ना। H पॉजिटिव गिव्स H2। हाँ जी, क्लियर है, देखो पक्का क्लियर है, देखो है ना। ये हमारी क्या होगी, एनोडिक रिएक्शन, ये कैथोडिक रिएक्शन। अब मैं आपसे ओवरऑल रिएक्शन पूछूं, सेल रिएक्शन कंबाइंड क्या होगी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप ऐड करते हो तो आपको पता होना चाहिए टोटल ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन्स टोटल रिड्यूसिबल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते, तो इक्वल है। अगर मैं इसको लिखती हूँ यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स, ये क्या देगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2। यही है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो फाइनल रिएक्शन मेरे पास क्या आएगी, यहाँ लिखते हैं। फाइनल रिएक्शन मेरे पास आती है 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Cl2 प्लस H2। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर लिख लेना, Cl2 जो होती है ये गैशियस फॉर्म में रिलीज हो रही है, यहाँ पर H2 भी हमारा गैशियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है। नेगेटिव का मतलब ये क्या है, एक्वस है। यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव का मतलब ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्वस, ये भी एक्वस क्योंकि आयन है, और ये क्या, दोनों गैसेज हैं। अब आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, आपको इतना तो करना आ गया, अब आपको ये पहचानना तो आ गया किस पे रिडक्शन हो रही है और किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब इसके पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी भी, फाइंड द एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला मैं आपसे ये पूछती हूँ, फाइंड द एनोडिक रिएक्शन। सेकेंड आपसे पेपर में या क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द कैथोडिक रिएक्शन। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बी, विच गैस इज रिलीज्ड एट, विच गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है। देखो पहला तो हमने कर लिया, कैथोडिक रिएक्शन लिख दी है, एनोडिक रिएक्शन लिख दिया, ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दी है। थर्ड क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज एट एनोड, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो एनोडिक रिएक्शन में देखो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, Cl2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्लोरीन गैस। क्लियर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, विच गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड, विच गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। एनोड पर तो हमने देख लिया, अभी क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। कैथोड पर कौन सी रिलीज हो रही है, कैथोडिक रिएक्शन चेक करो, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? आपसे और पूछा जा सकता है भी, ये बताइए जो कंसंट्रेशन है Na पॉजिटिव की, क्या वो चेंज हो रही है आफ्टर रिएक्शन? आप बताएंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। तो सोच के बताओ। देखो आपको अभी तक तो इतने क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तक क्लियर था। फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है अभी Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो Na पॉजिटिव क्या कहीं पर यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। ना उससे रिडक्शन कर रहे हैं ना उससे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। कैसी रहेगी? सेम रहेगी इवन आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन वो यही पूछता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। देखो हमने NaCl लिया था ना, तो पहले उसने Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछ लिया, वो आपसे Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो देखो Cl यूज हो रहा है, एनोडिक रिएक्शन में Cl यूज हो रहा है। तो देखो Cl यूज होकर क्या बना रहा है? Cl2 गैस बना रहा है। तो Cl की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Cl डिक्रीजेज आफ्टर रिएक्शन। उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है क्योंकि जो Cl नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है Cl2 गैस में, क्लोरीन गैस में। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पीएच। क्या आपके सॉल्यूशन की पीएच पे क्या फर्क पड़ता है? क्या रिएक्शन के बाद वो डिक्रीज होती है या वो इंक्रीज होती है? सोच के देखो क्या होता है। देखो H पॉजिटिव हम यूज कर रहे हैं, पीएच आपको पता है पीएच क्या होता है? माइनस लॉग H पॉजिटिव। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H पॉजिटिव, यही फॉर्मूला होता है अगर आप सबको पता हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पर पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले हमारे पास क्या था? H पॉजिटिव था H पॉजिटिव, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ये डिक्रीज हो रही है। और इसके आगे भी क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि पीएच क्या होगी? बढ़ेगी। पीएच क्या होगी? इंक्रीज होगी आफ्टर रिएक्शन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है आफ्टर रिएक्शन। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव ही हुआ ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, यानी कि पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला केस ये हो गया। अब आप एक और केस लेके देखते हैं, उस पर भी मैं आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगी, लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं, और उसके जो आंसर्स है ना स्टूडेंट, वो मैं क्या कर दूंगी? कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी आंसर्स, तो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन पिन मैं एक दिन बाद करूंगी ताकि आप कुछ आंसर तो कर सको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हम ऐसे ही एक और लेने वाले हैं केस, और उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगी। तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो सारे के सारे, फटाफट से क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक और चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब आपको पता है देखो एनोडिक रिएक्शन है, एनोड पे अगर करेगी तो दिस इज एनोड, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर कौन सी होगी? हमारी कैथोडिक रिएक्शन होगी। ये तो कंफर्म है ना, मैंने यहाँ इस बार शो नहीं किया डायग्राम में, सीधा हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया है ना। और इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये चीज़ की प्रैक्टिस भी, किसकी रिडक्शन होगी किसकी ऑक्सीडेशन होगी वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। सीरीज आती होगी तो काम होगा, वरना नहीं होगा। सीरीज एक स्टोरी से याद करवाई है, किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके देख लीजिए। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे। इसी तरह का एक और आपको मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखो नेक्स्ट केस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Na2SO4। आपने ये वाला करना है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो कमेंट सेक्शन में आपने लिखने हैं। व्हाट इज एनोडिक रिएक्शन, इसकी एनोडिक रिएक्शन लिखनी है सबसे पहली। सेकेंड, व्हाट इज कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है। थर्ड, पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा आपने वो लिखना है, पीएच की कंसंट्रेशन। फोर्थ, आपको मेरे को बताना है Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ज़्यादा मैंने क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा ना। ओके, विच गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। एंड एनोड, दोनों पे बता देना। एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं इससे रिलेटेड। एक और करते हैं, देखो
देखो सेकंड पार्ट इसके अंदर ये तो देखो, अब ये जो Na2SO4 है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये एक्वस वाली स्टेट में है, मतलब वाटर भी प्रेजेंट होगा। अब जो मैंने आपको यहाँ पर केस दे रही हूँ, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पर हम जो केस लेने वाले हैं, दिस इज हमारा मोल्टन NaCl या फिर फ्यूज्ड NaCl का केस हम ले रहे हैं। मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl का केस ले रहे हैं तो बीकर बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं। मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl का केस अगर लें, इसके इलेक्ट्रोलिसिस के केस में क्या होगा, एक्वस नहीं लेंगे, वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बोला है मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl है। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर केटाइन क्या होगा, केटाइन क्या होगा, Na पॉजिटिव। अब क्या H पॉजिटिव केटाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्वस केस नहीं लिया, एक्वस नहीं है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी नहीं है। अब यहाँ से मैं आपसे एनाइन पूछूं, एनाइन क्या होगा, Cl नेगेटिव, एनाइन क्या होगा, Cl नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछूं इनकी मेरे को एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन बताओ, तो कैथोडिक रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा, Na पॉजिटिव किस में टूटेगा, Na में। ऐसे ही एनाइन एक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, Cl नेगेटिव। ये बनेगा, तो दिस इज हमारा कैटायनिक वाला यानी कि कैथोडिक रिएक्शन, ये एनोडिक रिएक्शन। तो यहाँ से अब हमारे पास ना तो OH आया ना H पॉजिटिव आया, तो आप ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालोगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी 2 करने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन आएगी 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स 2Na प्लस Cl2। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको एक्वस दे रखा है तो आपने वाटर को कंसीडर करना है और फिर चेक करना है किस में रिडक्शन हो रही है, किस में ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा आपको सिंपल लिखा है मोल्टन या फिर फ्यूज्ड केस, यानी कि उसके अंदर आपने वाटर को कंसीडर नहीं करना है, सिंपल एनायन कैटायन लिख के उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। लेकिन यदि मैंने अभी आपको एक केस बताया था तो उसके अंदर आपको अगर याद होगा तो कैटायनिक कैथोडिक रिएक्शन पे H पॉजिटिव करता है, पिछले वाले NaCl केस पे उसमें H पॉजिटिव की रिएक्शन थी कैथोडिक पे, यहाँ Na की है क्योंकि वो एक्वस NaCl था और ये कौन सा है हमारा, ये मोल्टन NaCl है। ठीक है, जो अभी इससे पहले वाला किया है वो एक्वस NaCl था, ये कौन सा है, मोल्टन NaCl है। ठीक है, ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। अब हम चलने लगे हैं फैराडे लॉ की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे लॉ आया। फैराडे लॉ को हम पढ़ने वाले हैं, 2 लॉज हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। उससे पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, ये इलेक्ट्रोलिसिस पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं फैराडे लॉ। देखिए फैराडे लॉ भी कहते हैं, फैराडे लॉ भी कहते हैं। देखो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ गैस रिलीज्ड या फिर मास डिपॉजिट ऑफ मेटल। देखो स्टूडेंट्स, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये बताता है जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस करवाते हो उस टाइम पर कितनी गैस रिलीज हुई या फिर कितना मास डिपॉजिट हुआ, ठीक है, उसके बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। दिस इज फैराडे लॉ। फैराडे लॉ बेसिकली 2 लॉ हैं जिन इन्होंने दिए थे। तो फर्स्ट लॉ फैराडे क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, आप बोल सकते हो। ये क्या है, आइए देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जो फैराडे है उनके अकॉर्डिंगली, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है भी, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है, उतनी क्वांटिटी बताता है भी कितनी गैस रिलीज हुई या कितना मास डिपॉजिट हुआ मेटल का। ठीक है, अब ये जो हमें ये बताता है, ये क्या बताता है, टोटल, फर्स्ट लॉ के एक्सप्लेन करता है, टोटल मास डिपॉजिट और gas released during electrolysis is directly proportional to charge utilized
यूटिलाइज्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है, यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया फैराडे लॉ हमें ये बता रहा है कितनी गैस रिलीज हो रही है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बताता है भी जो टोटल मास डिपॉजिट हो रहा है मेटल का या फिर गैस जितनी रिलीज हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज यूटिलाइज्ड के। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब यहाँ पर W क्या है, यहाँ पर Q क्या है, उसे नोट करते हैं। W इज इक्वल्स टू डिपॉजिट मास, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है ये वो है, और Q हमारा क्या है, यूटिलाइज्ड चार्ज। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर क्या आता है, W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं Z, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है, इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अगर आप सब ने फिजिक्स में देखा होगा, फिजिक्स का शायद फर्स्ट चैप्टर है, तो अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता होता है चार्ज किसके इक्वल होता है, I इंटू टी के। तो हम Q की वैल्यू इसमें इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास मास डिपॉजिट यानी कि W कितना आ जाएगा, Z इंटू I इंटू टी। तो फॉर्मूला शीट बनानी शुरू कर दीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला लिखोगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q, उसके ब्रैकेट में लिखोगे फर्स्ट लॉ फैराडे, जहां पर W क्या होता है, डिपॉजिट मास, Q क्या होता है, यूटिलाइज चार्ज। उसके बाद आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा दिया। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया फिजिक्स में आपने पढ़ा होता है चार्ज कितना होता है, I इंटू टी, है ना, T टाइम हमारा होता है ना, करंट इंटू टाइम, है ना, I क्या होता है, करंट होता है, Q चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी, हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ, एक और चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं, अगर हमारा चार्ज, अगर हमारा Q किसके इक्वल है, इफ़ कंडीशन लिखते हैं, इफ़ Q इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, अगर चार्ज ये है तो हमारा मास डिपॉजिट क्या हो जाएगा, सीधे इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो W किसके इक्वल हो जाएगा, Z इंटू 96500। क्लियर है। अगर हम क्या लेते हैं, हमारा चार्ज कितना लेते हैं, 1 फैराडे। आपको पता है ना 96500 कूलम किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी W की वैल्यू यानी कि डिपॉजिट मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इंटू 96500। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके पहले सबको नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जब हम Q हमारा लेते हैं 96500 कूलम ना, तो इस मास डिपॉजिट को कहा जाता है इक्विवेलेंट मास। व्हेन चार्ज इज 1 फैराडे देन मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास। तो हमारा मास इक्विवेलेंट मास कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं। अब यहाँ से मैं Z की अगर वैल्यू निकालूँ क्या आएगी, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, जब मैंने बोला Q की वैल्यू 96500 कूलम होती है तो उस टाइम पर हम इसे W को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो यहाँ से Z की वैल्यू ये आ गई। अब इस Z की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूला में अगर इक्वेट करूँ तो मेरे पास W क्या आएगा, Z की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू Q। इस वाले फॉर्मूला में इक्वेट करूँ, यहाँ से मैं इक्विवेलेंट मास को नीचे ले जाऊँ तो W बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। और अगर मैं आप सबको बताऊँ क्या होता है, मास डिपॉजिट बाय इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मास बाय इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ से नया फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 96500। ये नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मैं ना ऊपर वाले रेस कर देती हूँ। फॉर्मूलाज ना हम साइड पे लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला शीट के बिना आपका काम कुछ भी नहीं होने वाला है, आप लोग और कंफ्यूज ही होंगे। ठीक है, तो फैराडे लॉ तो आपको पता चल गया, पहला लॉ पता चल गया,
भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, चार्ज यूटिलाइज के, जितना चार्ज यूटिलाइज हो रहा है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, है ना। यहाँ ना ऊपर लिख लेते हैं आप फॉर्मूला सारे। पहला फॉर्मूला शीट यहाँ बन रही है। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूटिलाइज चार्ज। सेकेंड फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, जहाँ पर Z क्या है हमारा, लिखते जाना ये Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तभी। थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा फॉर्मूला, हम Q की वैल्यू जब इक्वेट करते हैं, Q क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। उसके बाद हम इसे इक्वेट करेंगे, क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला हमने ये बोला भी अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 96500 पुट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट मास आता है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू Z इंटू 96500। फिर सिक्स फॉर्मूला में यहाँ से हमने Z निकाल लिया। Z क्या आता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। क्लियर है, ठीक है। इसलिए इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी। इसके बाद सेवेंथ फॉर्मूला हमारा क्या आता है, हमने जब Z की वैल्यू यहाँ इक्वेट करी, W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास बाय 96500 इंटू Q, नया फॉर्मूला। इसके बाद एट्थ वाले में देखो, मेन फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको, स्टेप्स बता रही हूँ किससे क्या आया। इसको नीचे लेके थे, W बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। और लास्ट में हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसके इक्वल है, Q बाय 96500। अब आपको क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखो मेन फॉर्मूला दिस वन, ये तो हमारी क्या लॉ ही है तो आपको पता ही होना चाहिए। मेन फॉर्मूला दिस वन, सेकंड फॉर्मूला ये ज़रूरी है, थर्ड फॉर्मूला हमारे लिए Z का ज़रूरी है, और यहाँ से हमारे लिए ये ज़रूरी है। मतलब ये मैंने आपको तरीके बताया ना, इसके बाद हमने उसको इसमें इक्वेट किया तो ये आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला शीट लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। अब देखो क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसी से हम और फॉर्मूलाज कैसे डिराइव कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है ये वाला। इससे हम और क्या डिराइव करते हैं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आया मेरा लास्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, Q बाय 96500 के, राइट। अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज कर दूं तो आपको पता क्या होता है, ये n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये +1 का टॉपिक है तो बता ही रही हूँ, टेंशन ना लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है +1 से हमने पढ़ा हुआ। तो यहाँ पर इसको इक्वेट किया यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। अब बच्चों अब आ जाओ +1 के चैप्टर पे, पहले चैप्टर पे। अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टर अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग है। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, n फैक्टर को भी n से करते हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ फैक्टर लगा दी ताकि आपको पता चले। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। पहला फॉर्मूला ये होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 एट STP, ठीक है, या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये +1 के है। अब यहीं पर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डालेंगे और यहाँ से 3 फॉर्मूला से एक्वायर कर लेंगे। देखो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यहाँ से एक्वायर करते हैं, नीचे वाले को रेस कर देती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर आपकी फॉर्मूला शीट पे ऑलरेडी बना दिया। हाँ जी, देखो इधर से पहला फॉर्मूला जो मैं निकालती हूँ वो क्या आता है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स मेरे क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q बाय 96500, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, n फैक्टर इंटू
वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 इज इक्वल्स टू क्यू बाय 96500। जब आप करोगे ना अपनी CPP तो ये सारे फॉर्मूलाज वहाँ पर मैं लगवाऊंगी, और आपको पता होता है जब भी मैं कोई CPP करवाती हूँ तो फॉर्मूला शीट पहले बनवाती हूँ, तो वहाँ पर हम रिवाइज भी कर लेंगे, टेंशन ना लो भी मैम, तब तक तो भूल जाएंगे, नहीं भूलते, अच्छे से याद करवाऊंगी, टेंशन ना लो। क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे ना तो याद होगा। देखो पता क्या होता है, जब तक आप ना जो फॉर्मूलाज पढ़ते आ रहे हो, जो क्वेश्चंस करते आ रहे हो, ठीक है, फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे ना, वो फॉर्मूला ज़िंदगी भर याद नहीं होगा। मान लो आपने कुछ पढ़ लिया, आपने मान लो अपने घर पे किसी को वो टॉपिक सुना दिया तो वो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। कुछ आप याद करना चाहते हो, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े बहन, छोटी बहन, किसी के पास जाओ, वो टॉपिक उन्हें सुना दो तो वो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ होता है, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे ना वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। आप एक बार याद कर लोगे, हफ्ते बाद भूल जाओगे, तो उसे क्वेश्चन में अप्लाई करो, ठीक है। तीसरा देखो क्या आता है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, क्या आ जाएगा, बाय Na की वैल्यू लिख देती हूँ किसी को अगर नहीं पता, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q बाय 96500। तो ये हमारा सारा क्या था, फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमने इतना कुछ एक्वायर कर लिया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना मास डिपॉजिट कितना होगा, वो यही तो बताता था, अभी टोटल मास कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, अगर हम उस फॉर्मूला को देखते हैं तो मैंने आपको बताया भी n फैक्टर का रोल है। अब अगर आपने +1 कर रखी है तो आपको n फैक्टर पता होगा, और अगर नहीं कर रखी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में n फैक्टर का थोड़ा बहुत बताया था, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है भी n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Q बाय 96500 कूलम, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो n फैक्टर यूज़ किया है, अब इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से इक्वेट करने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज करता है। देखो हमें अगर n फैक्टर लेना है आयंस के केस में, ठीक है, आयंस जैसे कि मैं बोलूँ आपको Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Al+2 हो गया, Al+3 सॉरी, Mg+2 हो गया, ठीक है। इन केसेस में n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर आयंस के केस में होता है जितना चार्ज उस आयन के ऊपर है। तो यहाँ Na पॉजिटिव पे +1 चार्ज है तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, Cl नेगेटिव पे -1 चार्ज है तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। अब आपने पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल को कंसीडर नहीं करना, आपने साइन कभी भी नहीं लेना, आपने हमेशा वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर कितना n फैक्टर होगा, 1 होगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ कितना होगा, 2 होगा। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है आयंस के केस में। मैं बोल दूँ अगर मैं आपको कहूँ सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NaCl एक सॉल्ट है, अब इसके अंदर आप कैसे कहोगे, तो या तो आप इस पर पॉजिटिव चार्ज देखो या आप इस पर नेगेटिव चार्ज देखो। टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना है, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी एक है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी एक है, तो कोई भी कंसीडर कर लो। तो यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके अंदर हम बात करते हैं एनोड की, कैथोड की, जिसपे गैसेस रिलीज होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना भी H2 गैस लिबरेट हो रही है, Cl2 गैस लिबरेट हो रही है। तो अगर मैं गैस के केस में आपको बोलती हूँ तो तब क्या होगा, गैस के केस में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 है या Cl2 है, तब क्या करोगे, या फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ O2 है, तब क्या करोगे। देखो गैस के केस में आपने ये देखना होता है भी कितना इलेक्ट्रॉन जो है, बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन जब आप बैलेंस करते हो ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, वो उसका n फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखो H2 अगर आप सबको याद होगा, इसको ना आप तोड़ लो, इसकी रिडक्शन कर दो तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में, है ना। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही Cl2 के केस में आप अगर आप देखें तो इसकी रिडक्शन कर लो, Cl नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, बैलेंस करके करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी n फैक्टर कितना होगा, 2। O2 के केस में देखो, अगर आप सबको याद होगा जब मैंने O2 की रिडक्शन आपको करवाई थी, O2 की नहीं सॉरी OH नेगेटिव की करवाई थी, तो O2 निकलता था, वाटर निकलता था, और क्या निकलता था, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, अगर आप सबको याद है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। तो ऑक्सीजन के केस में n फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। हाइड्रोजन के केस में n फैक्टर कितना होगा, 2, और Cl2 के केस में कितना होगा, 2 होगा,
ठीक है, तो ये एन फैक्टर की बात थी। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एन फैक्टर वाली टर्म हमने क्लियर कर ली है। अगर हमें कोई गैस दे दी जाती है तो हम वैल्यू कैसे इक्वेट करेंगे। बेसिकली हम 3 तरह के गैसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्लोरीन में हमने एन फैक्टर देख लिया जो कि 2 है, और ऑक्सीजन के केस में हमारा जो एन फैक्टर की वैल्यू आई है वो आई है 4। अब हम देखने वाले हैं करंट एफिशिएंसी, या करंट एफिशिएंट भी इसे कहा जाता है, और इसे हम डिनोट करते हैं ईटा से। मतलब एन को आप लंबा से ऐसे करके खींच दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट एफिशिएंसी या फिर करंट एफिशिएंट। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यूटिलाइज्ड चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब बेसिकली कितना यूटिलाइज असलियत में हुआ है, डिवाइडेड बाय चार्ज पास थ्रू द बैटरी। देखो बैटरी जो है उसका काम है भी वो चार्ज पास ऑन करेगा हमारे इलेक्ट्रोड्स पे। अब उसमें से कितना चार्ज यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो अलग है ना। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे भी कितना चार्ज पास हुआ है थ्रू बैटरी, और यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअल जो हमारा चार्ज यूटिलाइज हुआ है। अब देखो ये जो भी आएगा ना, ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, इसीलिए हम इसे इंटू 100 करते हैं क्योंकि ये एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ईटा इज इक्वल्स टू, अब देखो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, एक्चुअल है तो क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या, चार्ज पास थ्रू द बैटरी, मतलब टोटल चार्ज पूरा का पूरा चार्ज ही हो गया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ क्यू थ्योरेटिकल, जो बिल्कुल करेक्ट चार्ज है, पूरा चार्ज है ना, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको पता है क्यू क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, राइट। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ईटा इज इक्वल्स टू आई एक्चुअल इनटू टाइम बाय आई थ्योरेटिकल इनटू टाइम इनटू 100। यहाँ से क्या होगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, और नया फॉर्मूला जो आएगा करंट एफिशिएंसी का वो हमारे पास आएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, आई एक्चुअल बाय आई थ्योरेटिकल इनटू 100। तो हमारा एक ये भी करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, एक ये भी करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको चेक करना है किस न्यूमेरिकल में आपने कौन सा फॉर्मूला इक्वेट करना है। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, एक और फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स वाला, कौन से वाला, जब मैंने क्या बोला, एन फैक्टर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स से, वो किसके इक्वल है, क्यू डिवाइडेड बाय 96500। तो यहाँ पर जो ये क्यू है ये क्यू एक्चुअल है। अब देखो क्यू एक्चुअल है, ये वाला है, आई एक्चुअल से मतलब आप लिख सकते हैं ना, क्यू एक्चुअल की जगह पे आई एक्चुअल इंटू टी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू आई एक्चुअल इंटू टाइम बाय 96500। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो क्यू, मैंने ये क्यू क्या होता था आपको याद करो, मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर क्यू होता था यूटिलाइज्ड, और यूटिलाइज्ड वाला तो एक्चुअल होता है, क्योंकि जो दिया जाता है वो थ्योरेटिकल लिया है और जो यूटिलाइज हो रहा है वो एक्चुअल वाला है। तो यहाँ हमने आई भी एक्चुअल वाला लिया है। अब देखो इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स, अगर मैं आई एक्चुअल की जगह क्या करती हूँ, इन सबको इधर ले जाऊँ, यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा आई एक्चुअल इज इक्वल्स टू ईटा इंटू आई थ्योरेटिकल बाय 100। ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ इक्वेट करती हूँ, ठीक है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को छोड़ के ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, इसे यहाँ पे इक्वेट करें तो क्या आएगा, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू आई थ्योरेटिकल, ये टाइम एज इट इज का एज इट इज रहेगा, बाय ईटा, नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 96500। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी कुछ क्वेश्चंस का जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ, जिसपे हमने क्या किया, क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज को डिराइव कर लिया है। सीपीपी के अंदर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला शीट में जो मैंने सर्कल लगाए हैं, इन फॉर्मूलाज को ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब आप चलते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की तरफ। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन्हें क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है फैराडे का सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन अ सीरीज, अगर हम क्या करते हैं सेल्स को सीरीज में अरेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल वन सेकेंड आई शो यू, देखो लाइक मेरा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये मेरा तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो मैंने इनको क्या किया, एक सीरीज में अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे, राइट।
तो सीरीज़ में अरेंज करने का मतलब ये वाला इससे ऐसे कनेक्टेड होगा, ये वाला ऐसे, और ये पूरे वाला जो है ना ऐसे। तो सीरीज़ से ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। ये क्या है, मेरे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो मैंने सीरीज़ में अरेंज किए हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक में ले लेते हैं CuSO4, AgNO3 ले लेते हैं, और लेट मी सी एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिलवा दूँ तो तीसरे में आप ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेना है, AlCl3, ठीक है। हाँ जी, मैं अगर ये 3 एग्जाम्पल्स लेती हूँ, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है और ये तीनों सेल्स सीरीज़ में है, तो ये हमें क्या लॉ एक्सप्लेन करता है भी, सेल्स जितने अरेंज होते हैं सीरीज़ में तो उनका क्या होता है, उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, याद करो, W बाई इक्विवेलेंट मास। W क्या होता था, मास डिपॉजिट होता था ना, वही है ना, यही होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी हमने देखा था मास बाई इक्विवेलेंट मास, वो क्या होगा, सब में सेम होगा। कैसे, उनका रेशियो कैसे सेम होगा, देखो जब आप सेल्स को सीरीज़ में लगाते हो, अभी थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जब भी आप सेल्स को सीरीज़ में लगाते हो तो जो उनका चार्ज होता है ना वो सेम होता है, इन तीनों पे चार्ज सेम है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अभी करके हटे हैं। W बाई इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। ये क्या होता था अपना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q बाय 96500। अपन ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ही N इंटू नंबर ऑफ मोल्स किया था ना, तो ये वही है ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैं बोलती हूँ Q सेम है सबका, तो ये क्या होगा, ये रेशियो भी क्या होगी, सेम होगी। तो अब ये रेशियो क्या होगी, इन तीनों के लिए सेम होगी। तो फर्स्ट के लिए अपन लिखेंगे, ठीक है, क्या होगा, मास Cu का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास Cu का इज इक्वल्स टू डिपॉजिट मास ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इज इक्वल्स टू डिपॉजिट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपको 3 सेल्स 2 सेल्स 4 सेल्स सीरीज में दे रखे हैं तो उनका जो क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, जो डिपॉजिट होता है सारे के थॉट पे वो सेम होता है, उनकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है। ये सेकंड लॉ होता है, ठीक है। इनको आप क्वेश्चंस को CPP के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। क्लियर है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, इसको ना आप ऐड कर लेना, ये टॉपिक हल्का सा निक्का सही है। जो अभी मैंने आपको प्रीवियस करवाया था फैराडे के फर्स्ट लॉ, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, सीधा मोल्स लिख देती हूँ, ये किसके इक्वल होता है, Q बाय 96500 के। अगर स्टूडेंट्स चार्ज सेम हो जाए, जैसे इसमें भी चार्ज सेम किया, अगर फैराडे फर्स्ट लॉ में भी चार्ज अपन सेम करते हैं, कैथोड का भी चार्ज सेम है, तो नंबर n इंटू मोल्स एनोड के किसके इक्वल हो जाएंगे, n इंटू मोल्स कैथोड के। अगर एनोड और कैथोड का Q सेम है, चार्ज सेम है, तो आप ये लगाएंगे, ये फैराडे फर्स्ट लॉ में लास्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। ये फैराडे सेकंड लॉ था। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बैटरी। बैटरी क्या होता है आइए देखते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सबको क्या करोगे, नोट करोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बैटरी, टाइप्स ऑफ बैटरी और फ्यूल सेल, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं हमारा टॉपिक जो कि है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो बैटरी बनती कैसे है। जब आप गैल्वेनिक सेल को, बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को एक सीरीज में कंबाइन कर देते हो तो वो बैटरी की फॉर्मेशन करता है। तो आप लिख लीजिएगा, when number of galvanic cells are arranged in series, it constitutes बैटरी। ये बैटरी बनाता है जब हम गैल्वेनिक सेल को सीरीज में अरेंज करते हैं। जब आप किसी भी सेल को सीरीज में अरेंज करोगे तो जो उनकी वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगी। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोल देती हूँ one second, this is my first cell, this is my second cell, this is my third cell, this is my fourth cell। तो आपको पता है जब भी हम इन्हें सीरीज में अरेंज कर रहे हैं, ये मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूँ, एनोड कैथोड, ठीक है। ऐसे ये सीरीज में जब भी हम अरेंज करते हैं तो सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 का चार्ज सेम होता है
और उनकी जो वोल्टेज होती है वो कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज निकालते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये फिजिक्स के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, जब भी सीरीज़ में आएगा तो जो वोल्टेज है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, आप उसको ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल के मतलब आपने देखा होगा फिजिक्स में दो तरह से आप सेल्स को अरेंज करते हो, सीरीज़ में और पैरेलल में। जब भी सीरीज़ में अरेंज करते हो तो वो ऐड होता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, सीधा बता रही हूँ जितना हमें चाहिए। भी आपको सीरीज़ में आपने बैटरी गैल्वेनिक सेल को लगाना है तो वो बैटरी बना देगी, और जब भी आप सेल को सीरीज़ में लगाते हो तो उसकी जो वोल्टेज है वो उन सबका सम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, बैटरी कितनी तरह की होती है। बैटरी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में फ़र्क क्या होता है, देखो। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में फ़र्क कितना होता है स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी बैटरी होती है ना, इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीयूज्ड, या फिर आप लिख लेना कांट बी रीयूज, जिसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप सेकेंडरी बैटरी को रीयूज़ कर सकते हो। जो प्राइमरी बैटरी होती है ये रिचार्जेबल नहीं होती है, इट इज़ नॉट रिचार्जेबल। जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, जो प्राइमरी बैटरी होती है ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होती है। जो सेकेंडरी बैटरी होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होती है। अब आप सबसे पहले प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल लेने वाले हैं, जो कि है ड्राई सेल। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, जिसे रिचार्ज नहीं हम कर सकते, और जो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होती है। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जो दोबारा रीयूज़ की जा सकती है, जिसे रिचार्ज किया जा सकता है, और वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होती है। तो अब हम शुरू करने लगे हैं ड्राई सेल। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल देखिए बेसिकली कुछ इस तरह का दिखता है, और आप लिख लीजिएगा इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती है जो रीयूज़ नहीं कर सकते, जो रिचार्ज नहीं कर सकते, और जो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये कंटेनर है जो कि क्या है, एक जिंक कंटेनर है, यानी कि जिंक का एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको ग्रेफाइट रॉड देखने को मिलेगी। अब ये हमारे क्या ड्राई सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें चीज़ें क्या दिखती है, हमें देखना भी एनोड पर क्या है। इधर हमारा एनोड है जिंक का कंटेनर, यानी कि Zn कंटेनर, और जो हमारा कैथोड है वो क्या है, कैथोड हमारा है ग्रेफाइट। कैथोड क्या है हमारा, ग्रेफाइट। बेसिकली कैथोड जो है वो किससे बना होता है, ग्रेफाइट हमारा फॉर्म ऑफ कार्बन ही होती है ना, तो कार्बन के साथ जब आप MnO2 को जोड़ते हो तो ये हमारा क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने NH4Cl लिया। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या ले लिया, NH4Cl ले लिया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स और इसमें क्या पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 1.5 वोल्ट आती है। ठीक है, अब देखो एनोड पर बेसिकली जहाँ पर एनोड बन रहा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि Zn की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी रिएक्शन तो सिंपल ही है, ये किसकी रिएक्शन है, हमारी एनोडिक रिएक्शन है, एनोडिक हाफ सेल। अब कैथोड की रिएक्शन लिखवाती हूँ, उससे पहले इसको नोट करो, फटाफट से इसको नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और चीज़ देखो, अब कैथोड पर रिएक्शन कैसे होती है,
MnO2 का मैंने बोला था ना, साथ में पेस्ट जुड़ा होता है कार्बन के साथ, तो MnO2 NH4 पॉजिटिव अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि वहाँ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो ये रिलीज करता है और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है। यहाँ पर NH4 पॉजिटिव उसके आयन के साथ रिएक्ट करता है और NH4 गैस लिबरेट कर देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आप कहोगे मैम ठीक है चलो कैथोड पे ये रिएक्शन है, एनोड पे ये रिएक्शन है। अब आप एक बात बताओ मैम, आपने बोला है ये जो कंटेनर है ये बंद है और अमोनिया गैस अगर निकल रही है, तो जब कंटेनर बंद है तो इतनी अमोनिया निकलेगी तो क्या फट नहीं जाएगा? नहीं, क्यों नहीं फटेगा? क्योंकि जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है ना कैथोडिक रिएक्शन के टाइम पे, वो अमोनिया फर्दर जिंक के साथ, जो कि कंटेनर जिसका बना हुआ है उसके साथ कंबाइन करके उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और ये कंपाउंड हमारा यहाँ से बन जाता है, जिसकी वजह से वो फटता नहीं है। ठीक है, तो वो फर्दर बाद में कन्वर्ट होती है, पहले कैथोडिक रिएक्शन होती है फिर वो कन्वर्ट होती है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये समझने वाली है, अभी जो वोल्टेज है वो सेल की डिक्रीज हो जाती है आफ्टर द रिएक्शन। तो ये था हमारे ड्राई सेल के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल का, यानी कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी बैटरी का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ड्राई सेल लिया है, अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करोगे, नोट करोगे। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में मैंने NH4Cl लिखवाया है ना, इसके साथ ZnCl2 की पेस्ट भी लिख लेना, ये मिक्सचर से बनता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो प्राइमरी बैटरी है उसका एक और एग्जाम्पल लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल तो ड्राई सेल का ऑलरेडी ले लिया है। देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये है जिंक अमलगम ड्राई सेल। यहाँ पर अब हम जो एनोड यूज़ करने वाले हैं वो जिंक अमलगम का ही लेने वाले हैं, यानी कि हम ZnHg लेने वाले हैं एज ए एनोड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी। और जो कैथोड हम लेने वाले हैं, आप इसका डायग्राम जो है वो NCERT में देख सकते हो, जस्ट लाइक ड्राई सेल ही इसका आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। जो कैथोड है वो हमारा कौन सा होगा, HgO होगा, वो भी सॉलिड है, और साथ ही साथ ग्रेफाइट की रॉड होगी। अभी जो हमने ड्राई सेल देखा था उसमें भी यही था, ग्रेफाइट की रॉड थी, कार्बन प्लस MnO2 का सॉल्यूशन था, पेस्ट थी, है ना। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH यूज़ करते हैं। ठीक है, पिछले वाले में जो हमने ड्राई सेल में हमने लिया था इलेक्ट्रोलाइट, वो NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट लिया था। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, KOH का ले रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इधर कितनी है, 1.35 वोल्ट है, यानी कि पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सेल की वैल्यू 1.35 वोल्ट है, और ये KOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पिछले वाला अगर आपने देखा होगा तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी सेल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ZnHg प्लस HgO, और ये हमें देगा ZnO प्लस Hg। तो इनको आपको याद क्या करना है इन सारों में, जैसे प्राइमरी बैटरी है या सेकेंडरी बैटरी है या ड्राई सेल है, आपको याद रखना है नोड पे क्या प्रेजेंट है, कैथोड पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, और उनकी सेल रिएक्शन। आपको ये चीज़ें याद रखनी है और इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। फ़र्क इतना पता होना चाहिए, प्राइमरी बैटरी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए नहीं होती, वो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। देखो बस ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होती है, ये रीयूज नहीं की जा सकती, ये रिचार्ज नहीं की जा सकती। तो ये था प्राइमरी बैटरी के बारे में। जो ये वाला ड्राई सेल है इसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम करने लगे हैं सेकेंडरी बैटरी के बारे में, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और वो जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होती है। तो जब मैं आपको उसका एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगी, आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे वापस से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आती है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी अभी आपको बताया जिसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, जो वापस से रिएक्टेंट से पहले हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, जो वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी सेकेंडरी बैटरी होती है। अब यहाँ देखिए हमें याद क्या करना होता है, हम इसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि पेपर में आपसे पूछा भी जाता है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। और ड्राई सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेड स्टोरेज बैटरी में भी आपने वही पहले एनोड चेक करो क्या है, कैथोड चेक करो क्या है, सेल की रिएक्शन क्या है, ठीक है, ई सेल की वैल्यू क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ना। अब देखो यहाँ पर हम जो एनोड यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली लेड स्टोरेज बैटरी है, तो एनोड भी हमारा क्या होगा, लेड होगा, सॉलिड लेड की रॉड ली है। देखना ध्यान से, जो हमारा एनोड होगा ना वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, सिंपल आप ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन जो कैथोड है ना वो हॉलो होगा अंदर से, कैथोड कुछ ऐसे होगा, अंदर से खोखला होगा, और उसके अंदर ना एक पेस्ट होएगी PbO2 की। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है, एनोड है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने बहुत सिंपल सा बनाते थे, भी एनोड है वो भरा हुआ है ऐसे है, ठीक है। जो भी हम एनोड और इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड दिखाते थे, एनोड और कैथोड, वो ऐसे भरा हुआ दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनोड तो वैसे का वैसे है, लेकिन कैथोड जो कैसा है वो खोखला है, अंदर से हॉलो है, खाली है, और उसके अंदर एक पेस्ट हमने डाल रखी है, किसकी,
PbO2 की डाल रखी है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, एनोड में हमने लेनी है सॉलिड लेड की रॉड, सॉलिड है, ठीक है, लेड की रॉड लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H2SO4 के साथ ही ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, और रिडक्शन भी हम उसी के साथ दिखाएंगे। तो जब ये ऑक्सीडेशन शो करेगा ये PbSO4 का सॉलिड बनाएगा। ऐसे ही कैथोड जो है वो भी लेड की रॉड है, लेकिन ये हॉलो है और इसके अंदर किसकी पेस्ट है, PbO2 की। तो PbO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 के साथ, और यहाँ पर भी PbSO4 सॉलिड ही बन रहा है। अब जब हम इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे तो अब आपसे एक क्वेश्चन है, अभी इसको आप डिप किस में कर रहे हो, डिप हम इसको करते हैं 38% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा के याद कर लेना। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज दे रखी है, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ मतलब जो सॉल्यूट लेते थे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, उसकी परसेंटेज दे रखी है, भाई इतना परसेंट H2SO4 यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन में क्या करोगे, देखो ये जो सेल रिएक्शन है ना, ये आपका ना जो है ये डिस्चार्जेबल रिएक्शन है। मतलब अभी पता क्या है, अभी आपने इसको चार्ज नहीं किया, अभी आपने इसको चार्ज नहीं किया, ये आपकी क्या रिएक्शन तब अकर करिए, सिंपल आपने एनोड में कैथोड जोड़ा, ये रिएक्शन बन गई। अब क्या है, जब आपकी मान लो लाइट चली जाती है, लाइट चली गई तो आपकी ये क्या हो गई, यूज़ हो गई, ये यूज़ हो गई ना। अभी ये वापस से क्या कर सकता है, वापस से इसमें कन्वर्ट कर सकता है रिएक्टेंट में, ताकि जब लाइट मतलब आप कल को लाइट दोबारा जाती है तो कुछ एनर्जी तो स्टोर होती है। समझो इस चीज़ को, हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कब करते हैं, जब लाइट चली जाती है, यानी कि लाइट जब जाती है तो जो हमारे पास केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है ना। तो यहाँ पर देखो बेसिकली वही चीज़ हो रही है। ये क्या है, जब हमारी क्या है, चार्ज नहीं है, मतलब जब लाइट है तो हमने बोला है चार्ज नहीं है, हमारे पास ये रिएक्शन है। अब लाइट चली गई तो क्या होगा, देखो लाइट चली गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज में आएंगी। ये स्टोर्ड एनर्जी थी, ये यूज में आ गई। जैसे ही लाइट आएगी ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिचार्ज हो जाएगा। लाइट के आने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये कैसे रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन रहा है, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और सेकेंडरी बैटरी वही होती है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज होती है। सेकेंडरी बैटरी का रोल यही होता है, भी हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, जब खत्म होने वाली होगी उसको चार्ज कर लो, हम उसे रीयूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी बैटरी को हम रीयूज कर ही नहीं सकते, वो एक बार गई तो गई चली। एग्जाम्पल देखो, प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल वॉच है, घड़ी है। कभी आपने देखा आपकी घड़ी जब खराब होने वाली होती है क्या वो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करने लगती है? नहीं, वो एकदम से ही बंद हो जाती है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना, धीरे धीरे हाँ 1 मिनट लेट हुई, 2 मिनट लेट हुई, 3 मिनट, फिर आपको लगता है नहीं ये तो खराब हो रही है। नहीं, खराब कब होती है, अरे ये तो रुक ही गई, ये तो चल ही नहीं रही। तो वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी बैटरी का। अभी वो एकदम से उसकी वोल्टेज डिक्रीज होती है, एकदम से उसकी जो चार्जिंग है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ये क्या है, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी बाइक, स्कूटर आप इसके अंदर देखने को आपको मिलेगी, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो। खत्म होती है तो आप चार्ज करवा के आ सकते हो, वो वोल्टेज उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल आ जाएगा। ये हमारा बैटरी टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं फ्यूल सेल की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो अभी तक हम जितनी हम रिएक्शंस कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ऐसा सेल जिसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं फ्यूल सेल। दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने बोला अभी तक हम जितनी भी रिएक्शन कर रहे थे, कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन कर रहे थे, उससे हम सेल रिएक्शन बना रहे थे, मेन ऐड करके सेल रिएक्शन बना लेते थे। उन सेल रिएक्शन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज होती थी। अब अगर वो हीट जो रिलीज होती है इन एनोडिक या कैथोडिक रिएक्शन को मिलाने के बाद उस एनर्जी को अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो वो हमारा क्या बना देता है, फ्यूल सेल बना देता है। फ्यूल सेल यही करता है। फ्यूल सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है हीट ऑफ रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली। जो हीट ऑफ रिएक्शन रिलीज होती है उसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इसके अंदर आपको और चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको कंबशन रिएक्शन में देखने को मिलती है। जब आप O2 के साथ किसी चीज़ को रिएक्ट कराते हो बेसिकली उसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आपको केस देखने को मिल रहा है ये आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देखने को मिल रहा है। दिस इज योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये उसी का है। सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं और फिर हम देखेंगे एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी। तो कंस्ट्रक्शन देखने के लिए आपने क्या करना है, 2 कंपार्टमेंट बनाने हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। देखो 2 कंपार्टमेंट कैसे बनाने हैं,
पहला कंपार्टमेंट ये है, दूसरा आपका ये है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, O2 डाल रहे हो, ठीक है। O2 को आप यहाँ से डालोगे, जिसके कारण यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या करोगे, H2 को डालोगे और यहाँ पर हमारी क्या होगी, लिक्विड हाइड्रोजन। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट किसे लेंगे और कहाँ से डालेंगे, तो देखो इसको आप ऐसे यहाँ से क्लोज करोगे और ऐसे बनेगा ये। यहाँ से आपकी जो है वो यहाँ से क्या डलेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट डलेगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डलेगा, आइदर आप NaOH यूज़ करो और आप KOH यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हमारी क्या कंस्ट्रक्शन है किसकी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। अब यहाँ पर देखो एनोड पर क्या होने वाला है, बेसिकली एनोड जो है वो हमारा हाइड्रोजन वाला जो पोर्शन है दैट इज एनोड, और कैथोड वाला हमारा ये लिक्विड ऑक्सीजन वाला काम होगा। तो देखो एनोड पर क्या होगा, यानी कि उस साइड आपका क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलता है, H2 + 4KOH। ये जो OH यहाँ पर आया ना, KOH नहीं सॉरी OH, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट से आया, जो आपने ऊपर से डाला, देखो ये यहाँ से आया, इसके अंदर OH नेगेटिव आयन है ना। तो ये OH नेगेटिव आयन रिएक्ट कर रहे हैं आपके H2 के साथ, जो कि आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो, वहां से सप्लाई कर रहे हो ना, ये उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर रहा है। एनोड पर ये रिएक्शन है। कैथोड पर क्या हो रहा है, सिमिलरली जो यहाँ से आप O2 सप्लाई कर रहे हो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बना देता है, 4OH नेगेटिव बना देता है। अब जब आप इसको क्या करोगे, सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे, यानी कि एनोडिक प्लस कैथोडिक लिखोगे, तो H2 + O2 क्या आपको बनाकर दे रहा है, वाटर बनाकर दे रहा है। अब यहाँ पर जो डेल्टा H रिलीज हो रही है, हमारी जो हीट यहाँ पर रिएक्शन की है वो कितनी आई, -X फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर रहे हैं, कितनी है, -X किलोजूल पर मोल। ये क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। और जब इस हीट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूल सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्यूल सेल की रिएक्शन है। भी यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है और ये हीट रिलीज हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन में यूज कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ सेल की एफिशिएंसी क्या है, 70%। भी 70% ये सेल क्या हमारा एफिशिएंट है। सेल की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ΔG/ΔH करना पड़ता है × 100। ΔG आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है ये फॉर्मूला, -NFE/ΔH × 100। ΔG का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE, तो आप उसको सीधा पुट करोगे, × 100 करोगे, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी फ्यूल सेल की। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फ्यूल सेल के बारे में उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही आपके सिलेबस में है। स्टूडेंट्स अब हमने बैटरी कंप्लीट कर ली है, हमने फ्यूल सेल कंप्लीट कर लिया है, बैटरी में प्राइमरी कंप्लीट हो गई है, सेकेंडरी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कोरोजन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं कोरोजन। बेसिकली कोरोजन हमने क्लास 11 में स्टडी किया था, इवन 10th में भी हमने पढ़ा है कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन का मतलब नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। हम सीधा रस्टिंग बोल देते हैं, लेकिन क्या वो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, क्या सिर्फ आयरन की रस्टिंग ही कोरोजन होती है, नहीं, हम और भी मेटल्स को भी लेके चलते हैं जिन पे हम कोरोजन हमें देखने को मिलता है। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है, कोरोजन की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं भी जब भी कोई मेटल अगर एटमॉस्फेयर के यानी कि एयर के कांटेक्ट में आ जाए और फिर वो क्या बना दे, मेटल ऑक्साइड बना दे या मेटल कार्बोनाइल बना दे, तो उस प्रोसेस को क्या बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं कोरोजन। मतलब वो उसकी एक लेयर बना लेता है ना। तो देखो क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन मेटल सरफेस, जब मेटल का सरफेस क्या है, वही लेयर बन रही है ना उसके सरफेस पे, व्हेन मेटल सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर यानी कि एटमॉस्फेयर के वो कॉन्टैक्ट में आता है, यानी कि O2 के कॉन्टैक्ट में आता है। समझो इस चीज़ को, एयर में O2 भी होता है ना, तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है। इट ऑक्सीडाइजेस एंड फॉर्म, वो ऑक्सीडाइज करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल कार्बोनाइल बनाएगा। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन हम रस्टिंग ऑफ आयरन से उसकी डेफिनेशन ये नहीं कह सकते भी आयरन ही कोरोजन है, आयरन पे ही कोरोजन होता है, और भी मेटल्स पे कोरोजन होता है। इसलिए हम एक बहुत जो फेमस एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे कंसीडर करते हैं। इसे समझाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मान लो मैंने कोई ऐसे से ये मेरा आयरन का सरफेस बना दिया। सरफेस जैसे थोड़ा थिक होगा तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये हमारा सरफेस है, ठीक है। सरफेस के ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये आयरन का सरफेस है, तो आयरन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है ना।
अब आयरन क्या करता है, जैसे ही आयरन बेसिकली क्या करता है, ये अंदर ना अपने ही सरफेस पे क्या करता है, Fe+2 आयन पे स्प्लिट हो जाता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन यहाँ पर अकर करती है, अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन है जो बाहर प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब इसका सरफेस आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ से निकल के कहाँ चले जाते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर लेते हैं। क्या होता है, देखो ये सरफेस है आयरन का सरफेस पे क्या होता है, बेसिकली वो क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है। मैंने यही बोला ना, वो ऑक्सीडाइज कर जाता है। देखो 0 थी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ये इसमें ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन शो करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बैलेंस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इतना तो पता ही है हमें। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं ना, ये मूव करेंगे इसके सरफेस पे, और ये सरफेस के बिल्कुल, अब आप कहोगे मैम यहाँ आ जाए, हाँ यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए कह रही हूँ ना भी। वो जो सरफेस पे ऑक्सीजन है, अब देखो सरफेस पे क्या होता है, अब आप कहोगे यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर होगी, बिल्कुल ऊपर बैठी होगी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आपके सरफेस पे थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं या थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है। मतलब इस लेयर पे ऑक्सीजन कहीं पर भी आ सकती है ना, क्योंकि इसके बाहर तो एयर है, तो वो कहीं पे भी, यहाँ पर भी ले आओ चाहे इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे और फिर वो यहाँ से क्या बना लेंगे, हमारा मेटल ऑक्साइड बना देंगे या क्या बना देंगे, मेटल कार्बोनाइल बना देंगे। सो ये प्रोसेस होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब देखो क्या होता है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, या मैं कहूँ ऑक्सीडेशन जहाँ पर होती है वो एनोड होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। यानी कि ये जो सरफेस है ये एनोड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। मैंने ये हमेशा समझाया, अभी आप ये नहीं बोलोगे भी एनोड जहाँ पर है वहाँ ऑक्सीडेशन है, गलत है बिल्कुल। और सही क्या होगा भी, जहाँ पर ऑक्सीडेशन है वो सरफेस आपका एनोड बनेगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन है वो सरफेस एनोड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन हमारा किस में टूट रहा है, Fe+2 में टूट रहा है जो कि एक्वस है, और साथ में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इतना क्लियर था। इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे कैथोड पर कौन सी रिएक्शन, कैथोड हमारा क्या होगा, ये इसके ऊपर वाली लेयर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये उसके कांटेक्ट में आ रहा है, यहीं पर ये रिड्यूस होगा। कैसे, कैथोड पर बेसिकली क्या होने वाला है, जो आपका OH नेगेटिव होता है ये किस में टूट जाता है, ये O2 में, H2O में और 4 इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाता है। ये आपकी रिएक्शन होती है। ये आपकी रिएक्शन जो है बेसिकली वो यहाँ पर क्या करती है, अक्कर करती है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप कहोगे मैम ये वाली रिएक्शन हम लिखेंगे, नहीं हम ये वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे। रीज़न देखो, अभी तक हमने जब भी ऑक्सीजन की बात किया ना, हम ये वाली रिएक्शन लिखते थे। अब आप ध्यान से देखो, आप इस प्रोसेस को लेके चलो। अभी तक हमने ये हमेशा OH में, जब भी हमारे पास रिडक्शन आती है हम OH की रिडक्शन करते हैं। हम यहाँ पर O2 की बात कर रहे हैं, अभी O2 रिड्यूस होगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली O2 के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो। O2 के साथ क्या कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगी, बैलेंस बाद में करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं, तो देखो एयर में मॉइस्चर भी तो प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर जो है वही मॉइस्चर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर वाटर भी रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, OH आयन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको बैलेंस करके क्या करोगे, ऐड करोगे और आपके पास क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन आएगी। और जब सेल रिएक्शन आएगी तो वो क्या आएगी, Fe solid plus O2 plus water gives Fe+2 प्लस OH नेगेटिव। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी। इसके लिए अब आप कहोगे इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली तो कोई मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनाइल बना ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ। यहाँ पर आपके पास आयन आ गया Fe+2। यही खास बात है इस रिएक्शन की भी, जब आप ये देखते हो प्रोसेस, जब ये प्रोसेस अकर करता है तो सबसे पहले Fe+2 बनेगा, जो फर्दर क्या है मेटल ऑक्साइड में बनेगा। डायरेक्टली कभी भी मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा जब ऑक्सीडेशन हो रही है, डायरेक्टली वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा। पहले वो Fe+2 बनाएगा, फिर ये Fe+2 क्या करेगा, फर्दर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, फिर नोट करके हम इस पॉइंट को ऐड करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से Fe+2 बना था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन के साथ क्या करी, रिडक्शन शो करी ना, देखो है ना। लेकिन इसने क्या कोई ऑक्साइड की लेयर बनाई, नहीं बनाई, ये Fe+2 बनाएगा। तो इन रिएक्शन से Fe+2 बनेगा, जो फर्दर क्या करेगा, एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा और ये हाइड्रेटेड बनाएगा फॉर्म हमारी किसकी,
हमारे Fe+2 की। तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड आया है इसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ये हमारा क्या बना है, मेटल ऑक्साइड बना है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, जो आयरन के ऊपर लेयर बन जाती है वो इसकी लेयर बनती है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है। और वो कैसे बनती है वो आपने देख लिया किस प्रकार से बनती है। पहले Fe+2 बनेगा, वो फर्दर ऑक्सीडेशन शो करेगा एयर के साथ और फिर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। कभी भी FeS सीधा से ऑक्साइड नहीं बनाएगा, कभी भी आयरन सीधा ऑक्साइड नहीं बनाएगा, पहले अपने आयन में टूटेगा, Fe+2 में टूटेगा, वो फर्दर इसमें टूटेगा। सो ये थी रस्टिंग के बारे में। सो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ स्टडी किया है। फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, फिर हमने फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा जिसमें हमने बहुत सारे फार्मूलाज को स्टडी किया। उसके बाद हमने फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा, फिर हम बैटरी की तरफ आए जहाँ पे हमने प्राइमरी बैटरी में 2 तरह के सेल पढ़े, ट्राई सेल पढ़े, जिंक एमल्गम सेल पढ़ा। उसके बाद हमने सेकेंडरी बैटरी देखा जिसमें लेड स्टोरेज बैटरी थी। फिर हमने फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आता है कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक था बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन वाला था। स्टार्टिंग में हालांकि ज़रूर फॉर्मूला थे फैराडे के लॉ पे, लेकिन उसके बाद हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब रही CPP की बात तो उसका अलग से लेक्चर डल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इसमें हमारा लेक्चर भी फिनिश हो चुका है, टॉपिक फिनिश हो चुका है। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई है जो कि हम CPP के अंदर कर ही लेंगे। सो अगर ये चैप्टर आपको मज़ेदार लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, क्वेश्चन सॉल्व करके भी मज़ा आया है, CPP आपको मिली है, DPP आपको मिली है, DPP के सॉल्यूशंस अब आपको मिल जाएंगे। चैप्टर फिनिश हो चुका है तो वो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा है, तरीका अच्छा लगा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ट्रिक अच्छी लगी है और जो फॉर्मूला शीट मैंने आपको बनवाती जा रही हूँ, हर लेक्चर में हम साइड पर लिखते जा रहे हैं, वो अच्छा लगा। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें जो अच्छी लगी हैं, समझ आया है, बेसिकली सारी चीज़ें छोड़ो, समझ आया आपको, टॉपिक कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और यस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक चैप्टर हो चुका है, अब हम चलने लगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो उस कंटेंट के साथ आप अपडेटेड रहेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और CPP आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। सो दिस वॉज आवर लास्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।